तो पिछले वीडियो में हमने यहाँ तक डिस्कस किया था कॉन्शियसनेस टॉपिक तक। सो इस वीडियो में मैं अब डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग वर्ल्ड स्टार्ट कर रही हूँ। सो होप सो कि आप सभी को समझ में आएगा। सो एक बार नोट से देख लेते हैं कि मैंने नोट्स कैसा बनाया है, और नोट से थोड़ा और आसान रहता है। सो एक बार नोट से पढ़ लेते हैं। डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड। डाइवर्सिटी मतलब डिफरेंट, मतलब कितने तरीके के, डिफरेंट टाइप ऑफ। सो डिफरेंस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म या फिर डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो कि हमारे इस अर्थ पे वर्ल्ड में हैं। सो अब डाइवर्सिटी कितने तरीके की है? एक स्पीशीज़ डाइवर्सिटी है, एक जेनेटिक डाइवर्सिटी है, और एक इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी है। तो इस चैप्टर में बेसिकली हमें स्पीशीज़ डाइवर्सिटी के बारे में पढ़ना है। सो स्पीशीज़ डाइवर्सिटी क्या होता है? ये डिफरेंट टाइप ऑफ स्पीशीज़ जो कि फाउंड इन अ पर्टिकुलर एरिया, मतलब अर्थ पे पर्टिकुलर एरिया में जो डिफरेंट टाइप ऑफ स्पीशीज़ फाउंड होते हैं उनके बारे में है। दैट इज़, अगर एग्जांपल हम लोग ले लें तो सपोज़ डिफरेंट टाइप ऑफ स्पीशीज़ इन फॉरेस्ट। एक फॉरेस्ट में अलग अलग तरीके के स्पीशीज़ हैं, तो वही है डिफरेंट टाइप ऑफ स्पीशीज़ इन फॉरेस्ट। अब हम लोग बात करते हैं कितने टाइप के, मतलब कितने नोन स्पीशीज़ हैं डाइवर्सिटी के। तो नोन स्पीशीज़ डाइवर्सिटी है 1.7 to 1.8 मिलियन। 1.7 से 1.8 मिलियन तक हैं। 1 मिलियन इक्वल्स टू 10 लाख होता है। सिस्टमेटिक्स टेक्सोनॉमी से बड़ा होता है। सिस्टमेटिक्स इज़ ग्रेटर देन टेक्सोनॉमी। टेक्सोनॉमी को कभी भी इवोल्यूशनरी हिस्ट्री के साथ नहीं लेते हैं, बट सिस्टमेटिक्स इज़ ऑलवेज टेकन अलॉन्ग विद इवोल्यूशनरी हिस्ट्री। ना सिस्टमेटिक्स क्या होता है? टेक्सोनॉमी प्लस फाइलोजेनेटिक या फिर इवोल्यूशनरी हिस्ट्री। सिस्टमेटिक्स का मतलब क्या होता है? ये होता है सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स होता है। सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। नाउ टेक्सोनॉमी क्या होता है? इट्स अ प्रोसीजर एंड टेक्निक ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म ग्रुपिंग, मतलब नए ऑर्गेनिज्म जो भी आते जा रहे हैं उनके ग्रुप करने के लिए प्रोसीजर और टेक्निक जो अपनाया जाता है उसे टेक्सोनॉमी बोलते हैं। अब है कुछ पॉइंट्स टेक्सोनॉमी के अंदर, वो है सबसे पहला कैरेक्टराइजेशन किया जाता है, फिर आइडेंटिफिकेशन किया जाता है, फिर क्लासिफिकेशन, एंड देन फाइनली द नोमेनक्लेचर। कैरेक्टराइजेशन मतलब क्या होता है? कैरेक्टराइजेशन यानी कि स्टडी ऑफ कैरेक्टर। किसी भी कैरेक्टर की स्टडी को कैरेक्टराइजेशन बोलते हैं। आइडेंटिफिकेशन मतलब क्या होता है कि कैरेक्टर्स के बेसिस पे कोई भी ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करना, दैट्स नोन एज आइडेंटिफिकेशन। क्लासिफिकेशन क्या होता है कि सिमिलैरिटीज़ और डिससिमिलैरिटी ऑफ कैरेक्टर के बेसिस पे लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई किया जाता है। नोमेनक्लेचर फाइनली मतलब कि उस ऑर्गेनिज्म को नाम दे दिया जाता है, उनका नेमिंग कर दिया जाता है। देन हमें जैसे सबसे पहले पता है कि सबसे पहले यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स आए, जैसे कि मोनेरा, फिर यूनिसेलुलर यूकैरियोट जैसे प्रोटिस्टा आए, फिर मल्टीसेलुलर यूकैरियोट जैसे कि एनिमेलिया हो गया, फंजाई, प्लांटी। धीरे धीरे इवॉल्व हो रहे हैं ना, तो इवोल्यूशन हो रहा है। देन फिर नोमेनक्लेचर की बात करते हैं। नोमेनक्लेचर यानी कि नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म को नाम देना। नोमेनक्लेचर दो टाइप का है, एक तो कॉमन नेम होता है या फिर लोकल नेम, जो कि वेरी करता है फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। जैसे कि मुंबई में कोई और नाम है, दिल्ली में कोई और नाम हो जाएगा उसी चीज़ का। लाइक प्याज ले लेते हैं, तो कहीं पे लोग प्याज बोलते हैं, कहीं पे उसे लोग कांदा बोलते हैं। सो एक ही चीज़ के बहुत सारे नाम जो कि लोकल लोगों ने दिया है, कॉमन लोगों ने दिया हुआ है, तो दैट्स वाई इट्स नोन एज कॉमन और लोकल नेम। फिर दूसरा जो नाम होता है दैट्स द साइंटिफिक नेम और द बायोलॉजिकल नेम। इट्स गिवन बाय साइंटिस्ट. So the biological name is now classified into two categories, that is the zoological name and the botanical name. Zoological name मतलब कि animals वाले, और botanical plants के लिए. So zoological name के अंदर taxonomy जो नेमिंग करते हैं उनको बोलते हैं इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर, एंड बोटानिकल के लिए इंटरनेशनल कोड फॉर बोटानिकल नोमेनक्लेचर. Now talking about the binomial nomenclature system. This system was given by Carolus Linnaeus. Now binomial nomenclature has two words in its naming. The first word is genus or the generic name. The second word is the species or the specific epithet. Now genus, the first letter of this word is written in capital, rest all are in small. Now for the species, every letter is written in small letters, even the first letter also is written in small. Now Carolus Linnaeus is also known as the father of nomenclature.
if this binomial nomenclature is written in handwritten form, अगर हाथ से लिखा हुआ होता है, then we underline both the terms differently. जो भी binomial यानी कि दो टर्म्स से, एक जीनस और एक स्पेसिफिक एपिथेट, तो उनको दोनों सेपरेटली को अंडरलाइन करेंगे. और अगर प्रिंट किया गया है, प्रिंटेड, देन वी राइट इट इन इटैलिक्स. और इटैलिक्स क्या शो करता है? उसका लैटिन ओरिजिन. इटैलिक्स, कोई भी वर्ड अगर इटैलिक्स में लिखा है, इट शोज द लैटिन ओरिजिन ऑफ दैट वर्ड. तो लेकिन इटैलिक्स में लिख के प्रिंट करके हम लोग उसे अंडरलाइन नहीं करेंगे. अंडरलाइन सिर्फ हैंड रिटन के केस में किया जाता है. देन द ओरिजिन ऑफ दिस इज़ द लैटिन. इसका ओरिजिन लैटिन है. क्यों? क्योंकि लैटिन एक डेड लैंग्वेज होता है. लैटिन इज़ द डेड लैंग्वेज. नाउ मैंगो. अभी मैंगो को लिखने का क्या तरीका हो गया? मैंजिफेरा इंडिका लिन. ये लिन साइंटिस्ट का नाम शो कर रहा है. और अगर साइंटिस्ट का नाम लिखेंगे देन इट विल बी इन द एब्रीवेटेड फॉर्म. एब्रीवेटेड यानी कि शॉर्ट फॉर्म में. और उसका भी फर्स्ट लेटर कैपिटल रहता है. और सबको अंडरलाइन करेंगे सेपरेटली. जैसे मैंजिफेरा को अलग, इंडिका को अलग, एंड देन फाइनली लिन अलग. नाउ ऐसी कैटेगरी जिसके पास फीचर्स होते हैं, द कैटेगरी दैट हैज़ फीचर्स, इट्स नोन एज टैक्सॉन. Now classification, let's talk about the classification. Classification means the taxonomic categories. There are total of 7 taxonomic categories. That's kingdom, phylum or division, class, order, family, genus and species. So talking about the kingdom. So now moving from lower to the higher category rank. So the species is the smallest unit. Now what we call genus. Genus is a group of related species. What we call family. Family is a group of related genus. Order. Order is a group of related family. Class. Class is a group of related order. Phylum or division, it's a group of related class. Kingdom, it's a group of related phylum or division. Now talking about phylum and division, where do we use these terms? These are completely different terms. Phylum is used for animal kingdom, means for the animals, and the division is used for the plant kingdom or for the plants. So for plants we call it division, and for the animal we call it phylum. Now the taxonomic hierarchy. The taxonomic hierarchy means arrangement of the taxonomic category on the basis of the position or the size. Position और size के basis पे इनका arrangement टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज का जो किए हैं, इसे ही हम लोग टेक्सोनॉमिक हायरार्की बोलते हैं. नाउ अब इसे उल्टा करके दोनों तरीके से लिखा गया है. लार्जेस्ट यूनिट को ऊपर, स्मॉलेस्ट यूनिट को नीचे, फिर स्मॉलेस्ट यूनिट को ऊपर और लार्जेस्ट यूनिट को नीचे. कुछ अलग नहीं है, सेम चीज़ है, बस रिवर्स कर दिया गया है पैटर्न को. So kingdom, phylum or division, classes, order, family, genus, species. Now what happens here, that coming downward from the largest unit of classification towards the smallest unit of classification, the similarity decreases. Common similarity जो थी, common character, वो decrease करता है. और from coming from the smallest means species towards kingdom, जो कैरेक्टरिस्टिक होते हैं वो डिक्रीज़ करते हैं. नॉट टॉकिंग अबाउट मीन्स किंगडम, लार्जेस्ट यूनिट से स्मॉलेस्ट यूनिट में आते वक्त जो कैरेक्टर्स होते हैं, सिमिलैरिटी मतलब वो इंक्रीज़ करती है, और छोटे से बड़े की तरफ जाते हैं तो डिक्रीज़ करती है. नॉट टॉकिंग अबाउट द स्पीशीज़. So this thing is not written in book, but it's a very common term that we have to understand over here, that Linnaeus gives a static term for the species. Means static यानी कि अगर species में change ही नहीं आएगा तो नया species का formation कहाँ से होगा. So ये चीज़ गलत मान लिया गया ना. फिर अर्नेस्ट मेयर आए तो अर्नेस्ट मेयर ने डायनामिक टर्म दिया, यानी कि बायोलॉजिकल कंसेप्ट. तो इसमें क्या था, ये रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड थे फ्रॉम अदर स्पीशीज़. ठीक है, रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड फ्रॉम अदर स्पीशीज़. जैसे कि ह्यूमन्स का रिप्रोडक्शन दूसरे ह्यूमन के साथ होगा, ऐसा नहीं कि ह्यूमन का किसी एनिमल के साथ हो गया या किसी स्पीशीज़ के एनिमल्स का दूसरे किसी स्पीशीज़ के एनिमल से हो गया. यानी कि ये सिर्फ सिमिलर स्पीशीज़ के बीच में ही होगा. तो उसके वजह से क्या होगा, चाइल्ड फर्टाइल प्रोड्यूस होगा और मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर होंगे. नाउ अब
जो बुक में लिखा हुआ है स्पीशीज़ से लेकर के सारे पूरे किंगडम तक, तो उसे मैंने यहाँ पे एक टेबुलर फॉर्म में लिख दिया है, एनिमल्स के लिए अलग एंड देन प्लांट्स के लिए अलग. सो दिस विल बी वेरी हेल्पफुल इन द स्टडी. So now let's see. I hope that you all will draw this from seeing my copy in your copy. This will be very beneficial in learning. Otherwise, it's very easy to forget. So now, talking about mouth. Mouth means the ventral area. The place where your mouth is, we call it ventral side or the terminal side. And behind the mouth means the head side, towards the head side, that's called the dorsal side. यानी कि पीछे सर के साइड का, that's known as the dorsal side. Just opposite to the mouth, the behind side, dorsal side. Now, in books, what all the species are talked about the animals. So these 3 species are written: Leo, Tigris or the tigress, and then the pardus. So these 3 are the species. Means Panthera leo, Panthera tigris and the Panthera pardus. Panthera leo for the lion, Panthera tigris for the tiger, Panthera pardus for the leopard. So the species are Leo, Tigris and Pardus. So collectively they form a genus that's known as Panthera. Now when we add one more genus, that's called Felis. So Felis is about the genus of the cat. So Felis, we add of the genus to the genus Panthera, it forms a family known as Felidae. Now when adding one more family, Canidae, that's talking about the dog, it forms the order Carnivora. Now when we add one more order, that's called Primata, in order Carnivora, it gives a class Mammalia. Now adding more class like apes, reptile, amphibian, it gives a phylum Chordata. Now when we add more phylums like Chordata, Porifera, Coelenterata, Ctenophora, Platyhelminthes, Eschyhelminthes, Annelida, Orthopoda, Mollusca, Echinodermata, and finally the Hemichordata, it gives a kingdom called Kingdom Animalia. Now talking about the non-chordates and the hemichordates. Hemichordate has the notochord-like structure called the stromochordata. Now the non-chordates and hemichordates has the notochord on the basis of notochord. That's why they are डॉर्सल साइड. नोटोकॉर्ड, व्हाट्स कॉल्ड नोटोकॉर्ड. नोटोकॉर्ड मीन्स ये डॉर्सल साइड के सेंटर पे पीछे रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है. नोटोकॉर्ड क्या होता है, जो डॉर्सल साइड यानी कि बिहाइंड द माउथ, पीछे सर का जो साइड होता है, तो उसके सेंटर में एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, दैट्स कॉल्ड द नोटोकॉर्ड. ह्यूमंस में कब आता है ये, ह्यूमंस में ये एम्ब्रियोनिक स्टेज में मिलता है. इट्स फाउंड इन द एम्ब्रियोनिक स्टेज इन द ह्यूमंस. नाउ व्हाट आर कॉल्ड मैमल्स. मैमल्स आर नोन एज द हेट्रोडॉन्ट्स. मीन्स पूरे लाइफ में 2 बार दांत जमते हैं, दैट कॉल द मिल्क टीथ एंड द परमानेंट टीथ, सो दैट्स व्हाई दे हेट्रोडॉन. देन दे बियर बॉडी हेयर्स, ईयर निकला हुआ होता है. फीमेल हैज़ द मेमोरी ग्लैंड दैट दे यूज टू फीड द यंग वंस. नाउ लेट्स सी दिस टेबल फॉर द प्लांट किंगडम, प्लांट्स के लिए. So first of all, what are species that are mentioned in the book? It's Melongena, Tuberosum and the Nigrum. They collectively form Solanum genus. Now when adding Petunia and Datura with the genus Solanum, we get a family Solanaceae. Now when adding one more family Convolvulaceae to the family Solanaceae, we get an order Polymonials. Now when adding the order Sapindales, means this term is for mango, this order is of mango Sapindales. Now when adding Polymonials and the Sapindales, we get a class Dicotyledon. Now when adding one more class Monocotyledon, means this one is for Triticum aestivum, that's mean wheat. So we get a division Angiosperm. Now adding one more Angiosperm division called Gymnosperm, we get Plantae, Kingdom Plantae. So yeah, this table is for the plant kingdom. Hope so you all guys are able to understand. It's very easy to make, and nothing is extra over here, everything is mentioned in the chapter itself. Now talking about the taxonomical aids.
Taxonomical aids means the procedure and the technique that we use for preservation and the conservation of the organism, which helps in the identification of the living organism. Now what's called preservation? Preservation is done for the dead thing, whatever thing is dead we preserve it, and conservation is done for the living thing, we conserve and हम उसे बचाते हैं. Now under the taxonomical aid category, there are these things that are mentioned like herbarium, botanical garden, museum, zoological park, key, manual, monograph, flora, fauna, and the catalog. Now talking about the herbarium, what happens in herbarium, that we collect the plant, we collect the means dead plant, we dry it and then press it and then after preserve it. So it's stored in a storehouse in form of a herbarium sheet. Now this herbarium, it's universally accepted natural system of classification. Universally accepted natural system of classification means natural system of classification was given by George Bentham and Joseph Dalton Hooker. This thing you will get to know in chapter number 3, Plant Kingdom. So here one line is mentioned in the book. That line has this huge meaning. Universally accepted natural system of classification means given by Bentham or Hooker, and they have many character on the basis of which this classification was done, like ultrastructure, embryology, anatomy, phytochemistry. So this thing you will get to know in chapter number 3, Plant Kingdom. So the place where this line is written, I'll show it you in book while reading the book. Now what all information we have to write on the herbarium sheet is like name of collector, date of collection, place of collection, now the local name, English name, scientific name, and finally the family name. So total 7 things that you have to mention over the herbarium sheet. Now talking about the botanical garden. Botanical garden, yeah, one more thing that we can mention over here, that herbarium, it's an ex situ preservation. It's an ex situ preservation. Ex situ means natural environment से बाहर लेके, to take out from the natural environment and keep it in a artificial protected environment. So इसको इसके natural environment से ले आकर के इसे हम लोग preserve कर रहे हैं because ये तो मरा हुआ है. Then coming up to the botanical garden topic, it's an ex situ conservation. botanical garden हम लोग तो फूल वूल को ला करके एक गार्डन बनाते हैं ना, तो उसके नेचुरल इन्वायरमेंट से ले आ करके हम उसे एक आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट, प्रोटेक्टेड इन्वायरमेंट में रख रहे हैं. लेकिन ये क्या है, कंजर्वेशन. क्यों? क्योंकि ये सारे लिविंग प्लांट्स हैं ना इसमें. सो इसमें क्या होता है, वी कलेक्ट अ लिविंग प्लांट. हम लोग एक लिविंग प्लांट को कलेक्ट करते हैं और उस पर 2 चीज़ लेबल करते हैं, उसका साइंटिफिक नेम एंड द अदर वन इज दैट्स द फैमिली नेम. नाउ बुक में अभी कुछ बोटानिकल गार्डन के नेम मेंशन किए हुए हैं. द फर्स्ट वन इज़ द रॉयल बोटानिकल गार्डन, इट्स इन क्यू इंग्लैंड, KEW इंग्लैंड. नाउ द सेकेंड वन इज़ द इंडियन बोटानिकल गार्डन, होरा, कोलकाता. And finally the last one is the National Botanical Research Institute, NBRI. It's present in Lucknow. Now talking about the museum, it's an ex situ preservation because यहाँ पे सब मरे हुए फिर सारे चीज़ रखे जाते हैं, और ex situ यानी कि artificial environment में, so it's known as ex situ preservation. So museum में what happens is that we collect the dead animal, plant, or even we can place skeleton over here. So these are known as the specimen. Collected, they are the dead organisms. Now they can be seen in the educational institute like colleges, schools, etc, etc. Now in labs they are being placed, the specimens. Now specimen can be kept in a dry condition like insect or whatever plants, means insects, they can be kept in a dry condition or in a preservative liquid. The preservative liquid which we use for conservation, for preservation of these dead organism specimens is the formalin. Now most of you have heard that the catheter, I'm so sorry, catheter, I called it catheter. It's cadaver. Cadaver means the medical student used to study the anatomy class on a dead body, and they used to cut dissection, do anatomy. So yeah, the formalin is placed over the whole body of that
on that dead body, on that cadaver, so for the preservation purpose. So now what happens here, that we collect the dead plant or animal, means we collect the living plants or animal, we kill it, and then finally we pin it and preserve it in the insect box. Preservative liquid is formalin. Now talking about the zoological park. Zoological park, it's again an ex situ conservation. Ex situ because we are bringing it in an artificial environment, and conservation why? Because these all are living, no, that's why it's conservation. So now collection of the wild animals in a protected environment under human care, etc., is known as the zoological park. Now one more thing I would like to mention over here, that zoological park normally they are ex situ, but a national park it's always an in situ because it's in a very big area. We can't make it an ex situ. We only provide प्रोटेक्टेड इन्वायरमेंट इन देयर ओन नेचुरल इन्वायरमेंट, मतलब हम लोग उनके नेचुरल इन्वायरमेंट को और प्रोटेक्टेड बना देते हैं, वहाँ पे बाउंड्री बना देते हैं कि यहाँ पे कुछ भी ऐसा उल्टा पुल्टा काम नहीं हो जिनकी वजह से उन एनिमल्स को हार्म हो. सो दैट्स वाई दे आर इन सीटू एंड या दे आर कंजर्वेशन. सो इन सीटू कंजर्वेशन, नेशनल पार्क्स आर इन सीटू कंजर्वेशन एंड नॉर्मल zoological parks they are ex situ conservation. Now flora is mentioned in the book. What flora is? Flora contains the information about the plant of given area. Similarly fauna contains the information of the animals of the given area. And now providing information for the identification of names of species. Species के name के लिए कुछ information जो हम लोग identify कर सकें उसे एक particular area में, that's known as the manuals. Now coming up to the last part, it's a monograph. What monograph is? It contains information about a particular, means a single taxon. Catalog, it's for example the taxonomic aids, it's the catalog are arranged alphabetically. Now what's called the key, they are used for the identification of plants and animals based on the similarities and differences. Like what height is, it's a character. What tall and dwarf is trait. Okay, so these characters, they are the twin terms, no? So they are known as couplet, and one is kept and the other one is kept and the other one is like removed. So one particular term which lead the key, that over here is called lead, means the statement that's given in the key, that's known as lead. We'll be reading in the book. So yeah, the chapter comes to an end in my notes. Now let's see the book, NCERT book. So yeah, diversity of the living world. If you look around, you will see a large variety of the living organism, be it potted plants, insect, birds, यूपेड्स और अदर एनिमल्स एंड प्लांट्स. हम लोग अगर चारों तरफ देखेंगे तो बहुत ही लार्ज वैरायटी लिविंग ऑर्गेनिज्म, बहुत ही तरह तरीके के हम लोग को मिलेंगे, जैसे कि इंसेक्ट, बर्ड्स, बहुत ही सारे. So there are several organisms that you cannot see with your naked eyes, but they are all around. तो बहुत सारे ऐसे भी हैं हम लोग अपने naked eyes से देख नहीं सकते हैं, बहुत ही माइक्रोस्कोपिक छोटे छोटे हैं, लेकिन वो हैं. If you were to increase the area that you make observation in the range and variety of observation, organism that you see would increase. तो जैसे हम लोग अपने किसी एनवायरनमेंट में, अपने किसी एक कुछ एरिया में देख रहे हैं, लेकिन अगर वो एरिया हम लोग बढ़ाएं, जैसे कि जा के अलग अलग जगह पे देखें, तो अलग अलग ऑर्गेनिजम्स आएंगे, तो हम लोग बहुत डिफरेंट तरीके के ऑर्गेनिज्म सब देखने को मिलेंगे, स्पीशीज़. ऑब्वियसली इफ़ यू वर टू विजिट अ डेंस फॉरेस्ट, यू वुड प्रोबेबली सी अ मच ग्रेटर नंबर एंड काइंड्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. अगर हम लोग डेंस घने जंगल में जाएंगे तो और भी ज़्यादा घना, मतलब और भी ज़्यादा ऑर्गेनिजम्स को हम लोग देख सकते हैं. नाउ ईच डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट, एनिमल और ऑर्गेनिज्म दैट यू सी रिप्रेजेंट द स्पीशीज. अब जो भी अलग अलग तरीके का प्लांट, एनिमल, जो कुछ भी हम लोग देखते हैं, तो वो अलग अलग स्पीशीज़ को रिप्रेजेंट करता है. नंबर ऑफ स्पीशीज़ दैट आर नोन एंड डिस्क्राइब रेंज, वो 1.7 से 1.8 मिलियन, और 1 मिलियन में 10 लाख होता है. तो सपोज अगर ये यूनिट चेंज कर देता है अगर कुछ, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग देख लेंगे एंड कर लेंगे. नाउ ये क्या रेफर करता है? दिस रिफर्स टू द बायोडाइवर्सिटी, यानी कि नंबर ऑफ द टाइप ऑफ द ऑर्गेनिज्म जो कि हमारे अर्थ पे प्रेजेंट द डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म. Now we should remember here that as we explore new areas and even old ones, new organisms are continuously being identified. तो जैसे जैसे हम लोग नए एरिया में जाते हैं और वापस पुराने वाले में, सो जितने भी नए ऑर्गेनिज्म वो कंटिन्यूसली हम लोग आइडेंटिफाई कर लेते हैं उन्हें. नाउ
as stated earlier, there are millions of plants and animal in the world. We know the plants and animal in own area by their local name. तो हम लोग लोकल नेम से बहुत सारे प्लांट्स और एनिमल ऐसे हैं जिनको लोकल नेम से हम लोग जानते हैं, जैसे कि मैंने बताया था प्याज को कांदा भी बोलते हैं. सो ये लोकल नेम वेरी करता है फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इवन विद इन अ कंट्री. एक जगह ऐसा नहीं है कि इस कंट्री में एक लोकल नेम है, दूसरे कंट्री में दूसरा लोकल नेम. कंट्री में ही अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग लोकल नेम. तो अब इसकी वजह से probably you would recognize the confusion होगा बहुत सारा. That's why would be created if did not find ways means to talk each other to refer the organism we are talking about. तो confusion हो जाएगा. That's why हम लोग एक scientific name prefer करते हैं. So hence there is a need to standardize the naming of living organisms. तो एक बहुत ही ज़रूरत है नेम करना living organisms को. So उसके लिए such that particular organism is known by the same name all over, ताकि वो all over the world एक ही नाम से जाना जाए, कोई confusion ना हो. तो उसे हम लोग इसी को nomenclature बोलते हैं. Obviously जो nomenclature होता है, the naming is only possible when organism is described correctly. तो ऑफ कोर्स नेमिंग तभी मतलब कि पॉसिबल है जब ऑर्गेनिज्म को डिस्क्राइब किया जाएगा करेक्टली, सही तरीके से वो डिस्क्राइब होगा. तो एंड वी नो टू वॉट ऑर्गेनिज्म द नेम इज़ अटैच. और हमें पता है कि किस ऑर्गेनिज्म के साथ वो नाम अटैच है. सो दिस इज़ द आइडेंटिफिकेशन. इसको हम लोग आइडेंटिफिकेशन बोलते हैं. नाउ इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट द स्टडी नंबर ऑफ साइंटिस्ट हैव एस्टैब्लिश प्रोसीजर टू असाइन अ साइंटिफिक नेम टू ईच. तो हम लोग को पढ़ने के लिए अलग अलग साइंटिस्ट हैं, उन्होंने अलग अलग प्रोसीजर सजेस्ट किया है, जिसकी वजह से हमें जो है इनका नाम करना पता चला है. नाउ दिस इज़ एक्सेप्टेबल टू बायोलॉजिस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड. ये सारे बायोलॉजिस्ट के लिए एक्सेप्टेबल होगा. चारों तरफ साइंटिस्ट बायोलॉजिस्ट जो हैं वो सब यही नाम यूज़ करेंगे. फॉर प्लांट साइंटिफिक नेम बेस्ड ऑन अग्रीड प्रिंसिपल एंड क्राइटेरिया विच आर प्रोवाइडेड इन. तो उसके लिए मैंने बताया था इंटरनेशनल कोड फॉर बोटानिकल गार्डन. बुक में इंटरनेशनल मतलब बोटानिकल गार्डन के लिए इंटरनेशनल कोड फॉर लिखा है एंड एनिमल्स के लिए इंटरनेशनल कोड ऑफ लिखा है. तो ये आप लोग ध्यान रखना, फॉर एंड ऑफ. क्या पता इसमें भी कुछ पूछ दे भाई, कुछ भी हो सकता है ना. तो एनसीईआरटी तो भाई हम लोगों की गीता है. एनसीईआरटी भगवत गीता मतलब सब है भाई, देवी भगवान सब एनसीईआरटी. नाउ साइंटिफिक नेम जो होते हैं वो इंश्योर करते हैं ईच ऑर्गेनिज्म हैज़ ओनली वन नेम. तो इंश्योर करेंगे हर एक ऑर्गेनिज्म का एक नाम होगा. अब रिपीटेड नाम नहीं होगा सारे ऑर्गेनिजम्स के, ठीक है. तो डिस्क्रिप्शन ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म शुड इनेबल इन एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड टू अराइव द सेम नेम. तो कोई भी सेम नेम नहीं होना चाहिए. दे ऑल्सो इंश्योर्स दैट सच टाइम हैव नॉट बीन यूज फॉर एनी अदर नोन ऑर्गेनिजम्स, ठीक है. फिर बायोलॉजिस्ट फॉलो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल टू प्रोवाइड साइंटिफिक नेम टू नोन ऑर्गेनिज्म. ऑफ कोर्स ये यूनिवर्सली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल के थ्रू काम करते हैं. नाउ ईच नेम हैज़ टू कॉम्पोनेंट. हर एक नाम के साथ दो कॉम्पोनेंट होते हैं, एक जेनरिक नेम, दूसरा स्पेसिफिक एपिथेट. ये सिस्टम ऑफ प्रोवाइडिंग टू कॉम्पोनेंट्स इसको बायनोमियल नोमेनक्लेचर बोलते हैं. और ये इस टाइप का नोमेनक्लेचर कैरलस लीनियस ने दिया था. नाउ इज बीइंग प्रैक्टिस बाय द बायोलॉजिस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड. सभी लोग इसे ही यूज़ करते हैं. नाउ नेमिंग सिस्टम यूजिंग अ 2 वर्ड फॉर्मेट वॉज कन्वीनियंट. तो अब ये बहुत ही आसान हो गया था. नाउ लेट अस सी द एग्जांपल ऑफ मैंगो. मैंगो बहुत ही आसान होता है ऑफ कोर्स, तो उसका एग्जांपल लेके हम लोग इसे समझने की कोशिश करते हैं. द साइंटिफिक नेम ऑफ मैंगो इज रिटन एज मैंजीफेरा इंडिका. तो साइंटिफिक नेम जो मैंगो का है उसको मैंजीफेरा इंडिका हम लोग लिखते हैं. नाउ लेट अस सी हाउ इट इज़ बायोलॉजिकल बायनोमियल नेम. तो हम लोग देखते हैं कैसे ये बायनोमियल नेम है. तो इस नेम में मैंजीफेरा क्या रिप्रेजेंट करता है, जीनस, और इंडिका क्या रिप्रेजेंट करता है, स्पीशीज़ यानी कि स्पेसिफिक एपिथेट. सो कुछ रूल्स हैं. जैसे बायोलॉजिकल नेम जो होता है ये जनरली लैटिन में होता है और इसके लिखा जाता है इटैलिक्स में. और ये लैटिनाइज है या फिर डिराइव है लैटिन से रिस्पेक्टिव ऑफ द ओरिजिन, यानी कि उनका यही है. क्यों? क्योंकि लैटिन एक डेड लैंग्वेज होता है. नाउ फर्स्ट वर्ड ऑफ बायोलॉजिकल नेम वो क्या रिप्रेजेंट करता है, जीनस, और उसका सेकेंड कॉम्पोनेंट वो स्पेसिफिक एपिथेट डिनोट करता है. पहले वर्ड बायोलॉजिकल नेम के पहले वर्ड को मतलब वो सब हैंड रिटन होता है तो उसको सेपरेटली अंडरलाइन करते हैं, और अगर प्रिंटेड है तो इटैलिक्स में लिखते हैं. ना पहला वर्ड जो होता है वो जीनस जो डिनोट करता है उसको हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट करते हैं, और सेकंड वर्ड जो स्पेसिफिक एपिथेट डिनोट करता है उसे हम लोग स्मॉल लेटर से स्टार्ट करते हैं. तो जैसे कि एग्जांपल मैंजीफेरा इंडिका ऐसे कैसे लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है इटैलिक्स में ना. अगर ऑथर का भी नाम हम लोग अगर लिखेंगे तो उसके एंड में बायोलॉजिकल नेम के एंड में एब्रीवेटेड फॉर्म में लिख देंगे, जैसे कि मैंजीफेरा इंडिका लिन, और जो ऑथर का नाम होता है एब्रीवेटेड फॉर्म में स्टार्ट होता है कैपिटल लेटर से. तो इट इंडिकेट्स दैट दिस स्पीशीज़ वाज फर्स्ट डिस्क्राइब बाय. तो क्या डिस्क्राइब करेगा कि सब मतलब सबसे पहला वो स्पीशीज़ जो है इन पर्टिकुलर साइंटिस्ट के द्वारा जो है डिस्कवर किया गया था. सो मैंजीफेरा इंडिका तो लिनेस के थ्रू होता है.
ठीक है। नाउ अगर बोथ जेनरिक नेम और स्पेसिफिक एपिथेट जो होता है अगर वो सेम होते हैं, यानी कि जेनरिक नेम हमारे स्पेसिफिक एपिथेट अगर वो सेम होते हैं तो उनको टॉटोनिम्स बोलते हैं, उन्हें टॉटोनिम्स बोलते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कतला कतला, ये रोहू फिश को बोलते हैं कतला कतला, सो कतला ये भी जीनस है और कतला स्पेसिफिक एपिथेट, तो इनको टॉटोनिम्स बोलेंगे, ठीक है। नाउ ट्राइनोमियल नेम भी एक होता है, ट्राइनोमियल सिस्टम, उसमें क्या होता है जीनस होता है प्लस स्पीशीज़ प्लस सब स्पीशीज़ भी होते हैं, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं सिंस इट इज़ नियरली इम्पॉसिबल टू स्टडी, हाँ तो अभी हमको पता है कि सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म को पढ़ना बहुत ही इम्पॉसिबल है, सो बहुत ही नेसेसरी है टू डिवाइस सम मीन्स टू मेक, मतलब कुछ एक ऐसा कुछ ऐसा तरीका निकाले ताकि इसको पॉसिबल बनाया जा सके। तो उसके लिए आ गया हम क्लासिफिकेशन करते हैं। तो क्लासिफिकेशन एक ऐसा प्रोसेस है बाय विच एनीथिंग इज, मतलब ग्रुप में बना देते हैं, एनीथिंग इज ग्रुप्ड इनटू कन्वीनियंट कैटेगरीज बेस्ड ऑन सम इजीली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर, उसके कुछ इजीली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर के बेसिस पे हम लोग इसे एक ग्रुपिंग कर देते हैं इसका। नाउ फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हो गया वी ईजिली रिकॉग्नाइज ग्रुप सच एज प्लांट्स और एनिमल और डॉग और कैट। ऑफकोर्स हम लोग सारे प्लांट्स एनिमल डॉग कैट सबको ईजिली रिकॉग्नाइज कर लेते हैं। द मोमेंट वी यूज़ एनी ऑफ दीज टर्म वी एसोसिएट सर्टन कैरेक्टर विद द ऑर्गेनिज्म इन दैट ग्रुप। तो जैसे अचानक से हम लोग डॉग बोलें तो डॉग बोल के हमें डॉगी का सोचेंगे ना हम लोग, डॉगी अचानक से दिमाग में आएगा, कैट थोड़ी आएगी, तो कुछ ना कुछ कैरेक्टर तो ऐसा होता है ना उसके अंदर। Now what image do you see when you think of a dog? Obviously each one of us will think of a dog, not a cat. Now if we were to think Alsatians, now Alsatians क्या है, ये एक डॉग ही होता है, एक तरीके का ये डॉग है। सो हम लोगों को पता है कि what we are talking about मतलब एक डॉग, यहाँ पे कैट की बात नहीं हो रही। Similarly suppose if we say mammals, अगर हम लोग mammals बोलेंगे so of course we will think about the animals with the external, तो मतलब mammals किस तरीके के होते हैं, animals with the external ear and the body hairs। लाइकवाइज अगर प्लांट की बात करते हैं, जैसे अगर वीट बोलें तो पिक्चर हम लोग वीट की आएगी ना दिमाग में, अब ऐसा थोड़ी राइस की आ जाएगी। तो उसी तरीके से हेंस अब ये जितने भी डॉग होते हैं, डॉग कैट मैमल वीट राइस प्लांट एनिमल, ये सब के सब कन्वीनियंट कैटेगरी में प्लेस कर दिए गए हैं ताकि हम लोग इसे स्टडी कर सकें आसानी से। नाउ द सिस्टम मीन्स द साइंटिफिक टर्म फॉर दीज कैटेगरीज इज कॉल्ड टेक्सा। अब इस कैटेगरी के लिए साइंटिफिक टर्म जो यूज़ किया गया है टेक्सा, टेक्सा प्लूरल होता है और टेक्सॉन यानी कि एक सिंगुलर होता है। उसके बाद से हम लोग बात करते हैं कि हियर यू मस्ट, हम लोग को पता है कि टेक्सा कैन इंडिकेट कैटेगरी एट वेरी डिफरेंट लेवल। टेक्सा जो होता है वो कैटेगरी अलग अलग लेवल पे इंडिकेट कर सकती है, बताती है, जैसे कि प्लांट्स ऑल्सो फॉर्म अ टेक्सा, वीट भी एक टेक्सा बनाते हैं। सिमिलरली एनिमल मैमल्स एंड डॉग ये सब टेक्सा होते हैं। तो अब हम लोगों को पता है कि डॉग जो है वो एक मैमल होता है, क्योंकि ऑफकोर्स यहाँ मैमल के लिए क्या बताया था कि उनके पास एक्सटर्नल ईयर और बॉडी हेयर होता है, तो डॉग के पास एक्सटर्नल ईयर और बॉडी हेयर तो है, तो डॉग एक मैमल है। ना मैमल्स सारे एनिमल्स होते हैं, देयर फॉर एनिमल मैमल और डॉग ये सब टेक्सा को रिप्रेजेंट करेंगे अलग अलग लेवल पे, ठीक है। हेंस कैरेक्टराइजेशन के बेसिस पे ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट टेक्सा। नाउ द प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन के प्रोसेस को ही हम लोग टेक्सोनॉमी बोलते हैं। नाउ एक्सटर्नल एंड द इंटरनल स्ट्रक्चर भी अब हम लोग लेंगे अलॉन्ग विद स्ट्रक्चर ऑफ सेल्स, उसके सेल के स्ट्रक्चर के को भी लेंगे। नाउ डेवलपमेंट प्रोसेस एंड इकोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन ऑफ द ऑर्गेनिज्म, ये सब एसेंशियल हो जाता है टू फॉर्म द बेसिस ऑफ मॉडर्न टेक्सोनॉमिक स्टडीज़। ना हम लोग स्टार्ट करते हैं हियर कैरेक्टराइजेशन आइडेंटिफिकेशन, मैंने सीक्वेंस बताया था, कैरेक्टराइजेशन आइडेंटिफिकेशन क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर, ये सब प्रोसेसेस दैट बेसिक टू टेक्सोनॉमी, ये सब टेक्सोनॉमी के लिए बेसिक होते हैं ना। टेक्सोनॉमी इज़ नॉट समथिंग न्यू, टेक्सोनॉमी कोई भी नया चीज़ नहीं है। ह्यूमन बीइंग हैव ऑल्सो बीन इंटरेस्टेड इन नोइंग मोर एंड मोर अबाउट द वेरियस काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म पर्टिकुलरली विद रेफरेंस टू देयर ओन यूज़। तो ह्यूमन बीइंग अलग मतलब इंटरेस्टेड रहे हैं अलग अलग तरीके के वेरियस काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म के बारे में जानने के लिए अपने यूज़ के हिसाब से। तो अर्ली डेज में क्या था कि ह्यूमन बीइंग जो होता है वो अलग अलग सोर्स खोजते थे अपनी बेसिक नीड के, जैसे फूड के हिसाब से, क्लोथिंग, शेल्टर, ये सब चीज़। तो इसीलिए बोला जाता है कि अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन वाज बेस्ड ऑन द बेसिस ऑफ द यूजेस ऑफ वेरियस ऑर्गेनिज्म। Now human being were since long not only interested in knowing more about different kind of organism and their diversities but also the relationship among them। तो सिर्फ अलग अलग ऑर्गेनिज्म के बारे में, उनकी डाइवर्सिटी के बारे में जानने में इंटरेस्टेड नहीं थे, बल्कि उनके साथ साथ उनके रिलेशनशिप के बारे में भी। मीन्स दिस ब्रांच ऑफ स्टडी वॉज रिफर्ड टू एज सिस्टमेटिक्स। मीन्स
टेक्सोनॉमी के साथ साथ, क्लासिफिकेशन के साथ साथ इवोल्यूशनरी हिस्ट्री, इन सब को पूरा सिस्टमेटिक्स बोलते हैं। द वर्ड सिस्टमेटिक ये डिराइव एक लैटिन वर्ड सिस्टमा से है, ठीक है। नाउ विच मीन सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म। नाउ लीनियस ने यहाँ पे एक बुक टाइटल पब्लिश किया जिसका नाम था सिस्टमे नेचुरा। Now the scope of systematic was later enlarged to include identification। अब systematics के अंदर क्या क्या सब आ गया, identification, nomenclature, classification। systematic takes an account of evolutionary history, of course मैंने पहले ही बताया रखा था, evolutionary history भी इसमें आ जाएंगे। Now let's talk about the taxonomic categories। ना क्लासिफिकेशन ये एक सिर्फ सिंगल स्टेप नहीं होता है, लेकिन ये इन्वॉल्व करता है हायरार्की, यानी कि बहुत सारे हायरार्की और स्टेप इन विच ईच स्टेप रिप्रेजेंट, वो अलग हर स्टेप एक रैंक या फिर कैटेगरी को रिप्रेजेंट करता है। सिंस कैटेगरी जो होता है इज़ अ पार्ट ऑफ ओवरऑल टेक्सोनॉमिक अरेंजमेंट, तो इसीलिए हम लोग उसे टेक्सोनॉमिक कैटेगरी बोलते हैं। फिर और सारे कैटेगरी एक साथ मिल करके टेक्सोनॉमिक हायरार्की बनाती है। ईच कैटेगरी रिफर टू एज अ यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। अब सारी कैटेगरी वो एक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन को रेफर करती है। ना इनफैक्ट रिप्रेजेंट्स अ रैंक एंड कॉमन, उसे हम लोग एक टेक्सॉन बोल देते हैं, ठीक है। टेक्सोनॉमिक कैटेगरी एंड हायरार्की कैन बी इलस्ट्रेटेड बाय एग्जांपल, जैसे कि इंसेक्ट हो गया, वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म शेयरिंग कॉमन फीचर्स, जैसे कि उनके 3 पेयर ऑफ लेग होते हैं, 3 पेयर ऑफ जॉइंटेड लेग, प्लीज मार्क दिस। नाउ इट मीन्स इंसेक्ट आर रिकॉग्नाइजेबल, ये कंक्रीट ऑब्जेक्ट होते हैं। इंसेक्ट 3 पेयर ऑफ जॉइंटेड लेग होते हैं, कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट जो कि क्लासीफाई हुए हैं। नाउ डज वेयर गिव अ रैंक और कैटेगरी, कैन यू नेम अदर सच ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म, या ऑफ कोर्स। तो हम लोग याद रखेंगे कि जो ग्रुप होते हैं वो एक कैटेगरी को रिप्रेजेंट करते हैं, कैटेगरी एक रैंक को, और रैंक को ही हम लोग टेक्सॉन भी बोलते हैं। इनफैक्ट ये रिप्रेजेंट करते हैं यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन को। नाउ दीज टेक्सोनॉमिक ग्रुप और कैटेगरी आर डिस्टिंक्ट, मतलब कि बायोलॉजिकल एंटिटीज़ होती है एंड नॉट मेरली, तो मॉर्फोलॉजिकल एग्रीगेट नहीं। Now taxonomical study of all known organism have led to the development of common categories, ठीक है, जैसे कि किंगडम, फाइलम, डिविजन फॉर प्लांट्स, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस या स्पीशीज़। अब जितने भी ऑर्गेनिज्म है वो सब इंक्लूड क्या करते हैं, प्लांट्स और एनिमल हैव स्पीशीज़ एज देयर लोएस्ट कैटेगरी। स्पीशीज़ स्मॉलेस्ट यूनिट होता है क्लासिफिकेशन का। नाउ द क्वेश्चन यू मे आस्क इज हाउ टू प्लेस, अब कैसे हम लोग इसे प्लेस करेंगे, वेयर इज कैटेगरी, बेसिक रिक्वायरमेंट इज़ द नॉलेज ऑफ कैरेक्टर। तो हमें कैरेक्टर के बारे में, हर एक इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टर के बारे में पता होना चाहिए, तो ये हेल्प करता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ, मतलब सिमिलरिटी और डिससिमिलरिटी के बेसिस पे इंडिविजुअल का हो जाता है। नाउ सेम काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म एज वेल एज अदर काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म उसके हिसाब से ही प्लेस्ड होते हैं। नाउ स्पीशीज़ क्या होता है, स्पीशीज़ ये स्मॉलेस्ट यूनिट होता है कैटेगरी का, स्मॉलेस्ट टेक्सोनॉमिकल यूनिट ऑफ कैटेगरी। तो स्पीशीज़ में जैसे कि हम लोगों ने देखा कि वन शुड बी एबल टू डिस्टिंग्विश वन स्पीशीज़, मतलब अदर क्लोज रिलेटेड स्पीशीज़ से कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे, जैसे कि मेंजिफेरा इंडिका, सोलैनम ट्यूबरोसम पोटैटो का पैंथेरा लियो, इसमें क्या है, इंडिका, ट्यूबरोसम और लियो ये सब स्पेसिफिक एपिथेट यानी कि स्पीशीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वाइल सारे पहले वर्ड यानी कि मेंजिफेरा, सोलैनम और पैंथेरा ये सब जेनेरा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो हायर लेवल ऑफ टेक्सॉन या फिर कैटेगरी। नाउ जीनस जो है उनमें वो एक या एक से ज़्यादा स्पेसिफिक एपिथेट हो सकता है, रिप्रेजेंट करता है अलग अलग ऑर्गेनिजम्स को, लेकिन उनके पास कॉमन मॉर्फोलॉजिकल यानी कि मॉर्फोलॉजिकल सिमिलैरिटीज़ होती है। फॉर एग्जांपल जैसे कि पैंथेरा हो गया, पैंथेरा के पास एक और स्पेसिफिक एपिथेट है टिग्रिस और सोलैनम हो गया। अब ये क्या इंक्लूड करते हैं, टिग्रिस और सोलैनम क्या इंक्लूड करते हैं, नाइग्रम और मेलॉन्जेना, तो मेलॉन्जेना यानी कि ब्रिंजल को बोलते हैं। ह्यूमन बींग के पास स्पीशीज़ होता है सैपियंस विच इज़ ग्रुप्ड अंडर, यानी कि होमो जीनस के अंदर ये ग्रुप्ड होते हैं। साइंटिफिक नेम दस फॉर ह्यूमन बींग वो होमो सैपियंस होता है। ना हम लोग बात करते हैं जीनस, तो ये सब कुछ मैंने एक टेबुलर फॉर्म में पूरा लिखा हुआ है जो कि बहुत ही आसान है। तो अब जीनस में क्या हो गया कि ये कंप्राइज करते हैं ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीशीज़ को, ठीक है, जैसे कि मैंने पहले ही बता चुका था। इसमें क्या आ जाएगा कि जो जीनस होते हैं ये एग्रीगेट होता है क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज़ का। फॉर एग्जांपल जैसे कि पोटैटो, ब्रिंजल, ये अलग अलग स्पीशीज़ है लेकिन ये एक जीनस को यानी कि सोलैनम को बिलोंग करते हैं। फिर लायन, पैंथेरा लियो और लिपोर्ड, पैंथेरा पार्टस एंड टिग्रिस, पैंथेरा टिग्रिस, ये सब सेवरल कॉमन फीचर्स हैं ऑफ स्पीशीज़ के इसके जीनस पैंथेरा के। और ये जीनस डिफर करता है अदर जीनस फेलिस से जो कि इंक्लूड करता है कैट, ठीक है।
नाउ टॉक अबाउट द फैमिली। अब फैमिली क्या होता है? ये ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनरा होता है जिसमें लेस नंबर ऑफ सिमिलैरिटीज़ होती हैं एज़ कम्पेयर टू जीनस एंड स्पीशीज़। अब फैमिली ये कैरेक्टराइज होती हैं बोथ ऑन द बेसिस ऑफ वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव फीचर्स ऑफ प्लांट स्पीशीज़। नाउ अब इसमें 3 डिफरेंट जेनरा दिया हुआ है, सोलेनम, पिटूनियम एंड दतूरा। ये सबको प्लेस करके एक फैमिली में रखते हैं, सोलेनेसी। अमंग दीज एनिमल जैसे कि जीनस पेंथेरा और कंप्राइजिंग लॉयन, टाइगर, लियोपार्ड, इसको एक ग्रुप में रखते हैं विद द जीनस फेलिस एंड कैट के साथ, तो उसको हम लोग फैमिली फेलिडे बोल देते हैं। सिमिलरली अगर हम देखेंगे कैट एंड डॉग में तो हम लोग पाएंगे कि कुछ सिमिलैरिटीज़ हैं लेकिन मॉर्फोलॉजिकली कुछ डिफरेंसेस भी हैं। सो दे आर सेपरेटेड इनटू 2 डिफरेंट फैमिली, फेलिडे एंड द कैनिडे। ठीक है, ना टॉकिंग अबाउट द ऑर्डर। सो ऑर्डर में भी ऐसा ही है, जो कि मैंने मार्क किया वही सारे इंपॉर्टेंट है कि ऑर्डर ये बेस्ड होता है सिमिलर कैरेक्टर्स के बेसिस पे एग्रीगेट ऑफ कैरेक्टर। ना ऑर्डर ये हायर कैटेगरी होता है इज द असेंबलेज ऑफ फैमिली विच एग्जिबिट अ फ्यू सिमिलर कैरेक्टर। ठीक है, फैमिली का ग्रुप होता है। नाउ प्लांट फैमिली जैसे कि कन्वोल्वुलेसी, जैसे मैंने पहले बताया, सोलेनेसी, ये सब मिल करके एक ऑर्डर बनाते हैं पॉलीमोनियल्स। ये सब फ्लोरल कैरेक्टर पे बेस्ड होता है। उसी तरीके से एनिमल्स में क्या होता है, कार्निवोरा, वो इंक्लूड करते हैं फैमिली लाइक फेलिडे एंड कैनिडे मिला करके कार्निवोरा ऑर्डर बनाते हैं। फिर क्लास हो गया, तो क्लास में क्या है, ऑर्डर प्राइमेटा कंप्राइज करते हैं मंकी, गोरिल्ला और गिब्बन, और वो प्लेस होते हैं क्लास मैमेलिया में अलॉन्ग विद कार्निवोरा के साथ साथ। ठीक है, अब फाइलम में क्या हो गया, तो फाइलम में भी वैसे ही हो गया जैसे क्लासेस कंप्राइजिंग एनिमल्स जैसे कि फिशेस, एम्फीबियन, रेप्टाइल, बर्ड अलॉन्ग विद मैमल, ये सब आ गए हैं एक फाइलम में। ठीक है, और ये सब कॉमन फीचर्स पे बेस्ड हैं जैसे कि नोटोकॉर्ड एंड डॉर्सल हॉलो न्यूरल सिस्टम जो होता है वो कॉर्डेटा में होता है। इनके इस प्लांट्स में क्लासेस विद फ्यू सिमिलर कैरेक्टर असाइन टू अ हायर कैटेगरी एंड कॉल्ड डिवीजन। तो प्लांट्स के लिए डिवीजन यूज़ करते हैं। ना हम लोग बात करेंगे अगर किंगडम की, तो किंगडम भाई ये सारे फाइलम मिला करके किंगडम बना लेते हैं, तो इसमें कुछ अलग नहीं है। नाउ एक और बात है कि हायर द कैटेगरी, जितना ही ज़्यादा हायर बन जाता है तो बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाता है डिटरमाइन करना रिलेशनशिप टू द अदर टेक्स्ट एट द सेम लेवल। ठीक है, सो वही चीज़ लिखा, हायर द कैटेगरी ग्रेटर इज़ द डिफ़िकल्टी ऑफ डिफाइनिंग द रिलेशनशिप टू द अदर टेक्स्ट एट द सेम लेवल। दैट सेम थिंग इज़ रिटन ओवर हियर। नाउ ये टेबल तो ऑफकोर्स भाई आप लोगों को याद करना ही पड़ेगा, इसके लिए कोई चीज़ नहीं है कि मतलब बिना याद किए ये हो जाएगा। तो इसके लिए मैंने वो पीछे लिखा हुआ है, तो उसमें कुछ जैसे कि ह्यूमंस का तो नहीं, हाँ ह्यूमंस का प्राइमेटा लिखा हुआ था, मैंगो के लिए सेपेंडल्स लिखा था, बीट के लिए ट्रिटिकम यानी कि मोनोकोटिलिडॉन, ये सब लिखा हुआ था। तो उससे कनेक्ट करके लिंक करके ऑफकोर्स हम लोग याद कर सकते हैं, बहुत ही आसान है। जैसे कि मैन के लिए बायोलॉजिकल नेम होमो सेपियंस होता है, तो जीनस इनका होमो हो जाएगा और स्पीशीज़ सेपियंस हो जाएगा, फैमिली होमिनिडे, ऑर्डर जो है इन लोगों का प्राइमेटा हो जाएगा, ऑर्डर के बाद से क्लास मैमेलिया, मतलब ये सारे इंसेक्टा, ऑर्थोपोडा, ये सारे हैं, तो इनको याद ही करना पड़ेगा। टेक्सोनॉमिकल एड्स इनमें जितना मैंने बताया है उसके अलावा कुछ है नहीं। हर्बेरियम में मैंने बोला था कि एक्स सीटू प्रिजर्वेशन है, सो इसे स्टोर करते हैं हर्बेरियम शीट के ऊपर, तो कलेक्ट करके उसे ड्राई करते हैं, फिर प्रेस करते हैं, फिर माउंट कर देते हैं हर्बेरियम शीट पे। तो या मैंने बोला था ना मैं बुक में बताऊंगी। यहाँ पे लिखा हुआ है कि यूनिवर्सली एक्सेप्टेड सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, इसका मतलब होता है नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, जो कि चैप्टर नंबर 3 में दिया हुआ है। मैं दिखा देती हूँ चैप्टर नंबर 3, यानी कि पेज नंबर ऑफकोर्स क्या पता ये सब में डिफ़र कर जाए, पेज नंबर 29 पे दिया हुआ है लास्ट लाइन में, नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, यही चीज़ की बात की गई है यहाँ पे, यूनिवर्सली एक्सेप्टेड सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। सो यहाँ पे मैंने बताया था कि नेम ऑफ कलेक्टर, डेट ऑफ कलेक्शन, प्लेस ऑफ कलेक्शन, बोटानिकल नेम, साइंटिफिक नेम, बोटानिकल और द साइंटिफिक नेम, देन लोकल नेम, फैमिली नेम एंड द इंग्लिश नेम आर रिटन ओवर हियर, मार्क्ड ओवर हियर। ठीक है, मैंने बता रखा था ऑलरेडी। अब बोटानिकल गार्डन के लिए मैंने बताया था कि ये एक्स सीटू कंजर्वेशन होते हैं, फिर से वही बोटानिकल गार्डन के सारे नाम यहाँ पे दिए हुए हैं, सब मैंने बता ही रखा है। म्यूज़ियम के लिए मैंने बताया था कि ये एक्स सीटू प्रिजर्वेशन होते हैं, वही सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी गई हैं कि कलेक्ट करते हैं लिविंग को, फिर उसका उन्हें किल करके पिन करते हैं, और फिर उसे स्पेसिमेन बनाकर कैसे रख देते हैं।
फिर बड़े बड़े जितने भी बर्ड्स और मैमल होते हैं ना, उन्हें हम लोग स्टफ़ करके रख सकते हैं, जैसे उनके अंदर कॉटन वगैरह स्टफ़ करके भी उसे रख सकते हैं। फिर वैसे ही आगे ज़ूलॉजिकल पार्क, फिर जैसे मैंने बताया था कि ये सब एक सीटू कंजर्वेशन होता है क्योंकि लिविंग, लेकिन नेशनल पार्क के लिए मैंने बताया था कि वो इन सीटू होता है और कुछ इसमें नहीं है। की क्या है की जो होता है ये अनदर टेक्सोनॉमिकल एड है जो कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल करता है सिमिलैरिटी और डिससिमिलैरिटी के बेसिस पे। ये भी मैंने बताया था कि जो होते हैं वो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर पे बेस्ड होता है, जनरली वो पेयर में होता है, इसीलिए कपलेट बोलते हैं। तो एक चॉइस बनाई जाती है टू अपोजिट ऑप्शंस की, तो ये रिजल्ट क्या करता है, इन द एक्सेप्टेंस ऑफ ओनली वन और द रिजेक्शन ऑफ द अदर। अब हर एक स्टेटमेंट की का उसे हम लोग लीड बोलते हैं। तो सेपरेट टेक्सोनॉमिक की जो होता है रिक्वायर्ड होता है अलग अलग हायरार्की के लिए। तो अब हम लोग इसी बात में की जो होता है जनरली एनालिटिकल होता है नेचर में, की जनरली एनालिटिकल इन नेचर। तो मैंने बताया था, यहाँ पर नहीं लिखा है लेकिन फिर भी मैंने बताया कि फ्लोरा जो होता है वो प्लांट्स के लिए होता है, फाउना एनिमल्स के लिए होता है। फाउना तो वर्ड ही नहीं है, लेकिन अब मैनुअल्स की बात करते हैं तो मैनुअल्स क्या होता है, ये प्रोवाइड करता है इन्फॉर्मेशन अबाउट नेमिंग ऑफ आइडेंटिफिकेशन फॉर नेमिंग द स्पीशीज़। उसके बाद से मोनोग्राफ क्या होता है, ये कंटेन करता है इन्फॉर्मेशन अबाउट ओनली वन पर्टिकुलर टेक्सॉन ना। फिर कैटेलॉग ये अल्फ़ाबेटिकली अरेंज रहता है और फिर इसमें कुछ है ही नहीं ना। ये पर्टिकुलर चैप्टर अब ख़त्म हो गया, अब इसमें कोई ऐसा चीज़ नहीं है जो कि मैंने नहीं बताया, इवन उसने थोड़ा ज़्यादा ही बता दिया, सब हो गया है, एवरीथिंग इज़ डन।